नमस्कार, मैं पराक्रम सिंह शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सनसेट टीवी और सुबह के 9 बज चुके हैं। हम टॉप न्यूज लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, बताएंगे आपको व्यापार और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। टेक्नोलॉजी के नए युग का आज होगा आगाज। प्रधानमंत्री लॉन्च करेंगे 5G सेवा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे संस्करण का भी होगा उद्घाटन। आज से बदल जाएंगे वित्तीय लेन देन से जुड़े कई नियम। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होगा और भी सुरक्षित। डीमेट खाता धारकों को डबल वेरिफिकेशन भी होगा जरूरी। परमाणु ऊर्जा एजेंसी में चीन की कोशिश हुई नाकाम। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका की ऑकस परमाणु पनडुब्बी योजना के खिलाफ था चीन। भारत की कुशल रणनीति के चलते चीन को वापस लेना पड़ा प्रस्ताव। यूएनएससी में रूस के जनमत संग्रह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। वोटिंग से दूर रहा भारत। भारत ने बातचीत के मेज पर आने को कहा। महिला एशिया कप T20 का आज होगा आगाज। पहले मैच में श्रीलंका से होगी भिड़ंत। भारत ने सबसे ज्यादा जीते हैं खिताब। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से देश में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। यह तकनीक ऊर्जा, स्पेक्ट्रम और नेटवर्क दक्षता में वृद्धि के साथ बिना रुकावट के अत्यधिक डेटा दर और कम समय में सबसे ज्यादा विश्वसनीय संचार प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री चुनिंदा शहरों में 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे और अगले कुछ वर्षों में क्रमिक रूप से पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। 5G से नए आर्थिक अवसर और सामाजिक लाभ मिलेंगे। तकनीक का यह विस्तार देश की वृद्धि के लिए पारंपरिक बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। स्टार्टअप और व्यावसायिक उद्यमों के नवाचारों के साथ ही डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को भी यह आगे बढ़ाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाले इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के 6ठे संस्करण का भी उद्घाटन करेंगे। 1 से 4 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले कार्यक्रम की थीम न्यू डिजिटल यूनिवर्स है। IMC 2022 के दौरान 5G के रोलआउट में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका, व्यापार के अवसरों, कौशल विकास की आवश्यकता और स्टार्टअप और निवेशकों के साथ साथ बातचीत के लिए राज्यों के IT मंत्रियों की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की भी योजना है। IMC 2022 प्रमुख विचारकों, उद्यमियों, इनोवेटर्स और सरकारी अधिकारियों को एक साथ एक मंच पर लाएगा, जहां वो डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रसार और अडॉप्शन से उभरते हुए अनूठे अवसरों का प्रदर्शन करेंगे। और अब ऐसी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। आज से देश में वित्तीय लेन देन से जुड़े नियमों में ऐसे कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ सकता है। ये बदलाव बैंकिंग, पेमेंट सिस्टम, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि कौन कौन से नियम आज बदलने वाले हैं। आज से आयकर रिटर्न भरने वाले करदाता अटल पेंशन योजना का फायदा नहीं उठा सकेंगे। यानी कि जिन लोगों की आय 2,50,000 रुपए से अधिक है, वो अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकेंगे। यह निर्णय आबादी के वंचित वर्गों को पेंशन लाभ का बेहतर लक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। यह अधिसूचना उन पर लागू नहीं होगी जो आज से पहले इस योजना से जुड़ चुके हैं। देश में डिजिटल भुगतान में तेजी के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन खरीदारी में टोकन व्यवस्था की सुविधा शुरू की है। RBI के निर्देश के अनुसार आज से कार्ड से भुगतान के लिए टोकन व्यवस्था लागू होगी। इसके लागू होने के बाद मर्चेंट, पेमेंट एग्रीगेटर और पेमेंट गेटवे ग्राहकों की कार्ड से जुड़ी जानकारी को अपने यहां सुरक्षित नहीं रख सकेंगे। इसका उद्देश्य ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी को रोकना है। वहीं आज से डीमेट खाता धारकों की सुरक्षा के लिए डबल वेरिफिकेशन और म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन जरूरी हो गया है। बाजार नियामक सेबी ने आज से अपना नया अखिल भारतीय रेलवे टाइम टेबल जारी करने जा रहा है, जिसे ट्रेन एट ए ग्लांस यानी कि TAG के रूप से जाना जाएगा।
रेलवे आज से लागू होने वाली ट्रेनों के लिए एक नई अखिल भारतीय समय सारिणी जारी करेगा। यह रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट www.indianrailways.gov.in पर जारी की जाएगी। समय सारिणी 2021-22 के दौरान शुरू की गई 106 नई सेवाओं, 212 सेवाओं को विस्तारित और 24 सेवाओं की आवृत्ति में वृद्धि को भी दर्शाएगी। आज से सरकार का घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने का फैसला प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने घरेलू उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री के विनियमन को मंजूरी दी थी। सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त कर दिया है। आज से कंपनियां अपना कच्चा तेल सरकारी कंपनियों के साथ ही घरेलू बाजार में किसी भी प्राइवेट कंपनी को बेच सकती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आजादी के 75 वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के तहत सबसे स्वच्छ राज्यों और शहरों को पुरस्कार प्रदान करेगी। पीपल फर्स्ट थीम के साथ इस साल के सर्वेक्षण में अभूतपूर्व संख्या में करीब 9 करोड़ लोगों ने अपने सुझाव दिए हैं। समारोह में देश के कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में 160 से अधिक पुरस्कार दिए जाएंगे। 2017 में 434 शहरों के सर्वेक्षण से स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां संस्करण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बना था, जिसमें 4,355 शहरों ने सर्वेक्षण में हिस्सा लिया था। और स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पिछले 5 बार से लगातार पहले स्थान पर आ रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब किसे मिलता है। वहीं 2 अक्टूबर 2014 से शुरू हुए स्वच्छ भारत अभियान ने जन आंदोलन का रूप ले लिया है। यह संभव हो पाया है सरकार और देश के नागरिकों के सामूहिक सहयोग से। इसी कड़ी में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रयागराज से राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत अभियान 2022 की शुरुआत करेंगे। देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गांव में यह अभियान 1 महीने तक चलाया जाएगा। इसके तहत 1 करोड़ किलो प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में, अगली खबर की ओर बात करते हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। पुरस्कार के विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी। साल 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारेख को प्रदान किया गया। आशा पारेख ने बाल कलाकार के बाद 17 साल की उम्र में बतौर अभिनेत्री फिल्म दिल दे के देखो से शुरुआत की। करीब 100 फिल्मों में काम कर चुकी आशा पारेख ने अपने करियर में फिल्म फेयर समेत कई पुरस्कार जीते हैं। This is the best honor I could get from the government of India. I would like to thank the jury for the recognition that they have bestowed upon me, my long journey and fulfilling the journey in the film industry. I have been in this industry for the last 60 years and still continue to be attached to the industry in my own small way. श्रेष्ठ फीचर फिल्म पुरस्कार तमिल फिल्म सोराराई पोट्रू को दिया गया। हिंदी फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर को संपूर्ण मनोरंजन के लिए श्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार दिया गया। अजय देवगन और सूर्या को फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर और सोराराई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। वहीं अपर्णा बाल मुरली को सोराराई पोट्रू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। सच्चिदानंद के.आर. को मलयालम फिल्म ए.के. अय्यप्पनम में कोश्युम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। मराठी फिल्म सुमी को सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का पुरस्कार दिया गया। वहीं मनोज मुंतशिर को हिंदी फिल्म साइना के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार से नवाजा गया। राहुल देशपांडे को मराठी फिल्म मी बसंतराव के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार और नंचंबा को मलयालम फिल्म ए.के. अय्यप्पनम के कोश्युम के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का सम्मान से पुरस्कृत किया गया।
और इसी के साथ फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत और खेल जगत से जुड़े बड़े समाचार। बने रहिए हमारे साथ। Article 51AG of the Constitution of India clearly states that it's the fundamental duty of every citizen to protect and improve the natural environment, including forests and wildlife, and that is why all 140 crore citizens of this country must protect wildlife. हम मानते हैं वाइल्ड एनिमल्स को बचाना चाहिए, we support this bill, पर उसके साथ साथ में जो जंगली परिसरों के बाजू में किसान लोग मेरे भाई बहन रहते हैं जो खेती करते हैं, उन्हें बचाने का भी प्रावधान हमारे डिपार्टमेंट में लाना चाहिए। The committee, while examining the bill, have made certain important recommendations, and I think these recommendations deserve consideration. दुनिया के 75% टाइगर जो हैं वो हमारे देश में है, तो जो 60% एशियाटिक हाथी है वो भी हमारे देश में है, और अगर 100% एशियाटिक लायन है तो वो भी हमारे देश में है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं टॉप न्यूज और अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक नजर डालते हैं कुछ बड़ी खबरों पर। खबरें फटाफट में। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी की जयंती के अवसर पर आज संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में श्रद्धांजलि समारोह का होगा आयोजन। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के 6ठे स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगी शामिल। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट आर वेंकटरमणी नए अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए हैं। वो आज से अपना कार्यभार संभालेंगे। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणी को 3 साल के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। वेंकटरमणी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय में 42 साल का अनुभव है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के अवसर पर सुबह 11 बजे जवाहरलाल सभागार एम्स नई दिल्ली में एम्स अस्पताल में रक्तदान शिविर का दौरा करेंगे। 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव आज से 7 अक्टूबर तक अजमेर में किया जाएगा आयोजित। 40 देशों के चित्रकारों की सूफीज्म चित्रकारी का होगा प्रदर्शन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में दिल्ली की विशेष अदालत आज करेगी सुनवाई। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर के पास हिमस्खलन हुआ है। हालांकि किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने केदारनाथ धाम में मौजूद लोगों को अलर्ट कर दिया है। एनडीआरएफ की टीम स्थिति की निगरानी के लिए मौके पर पहुंच चुकी है। मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में मंदिर परिसर में स्थित मीना मस्जिद के अमीन सर्वे के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के येदीपुरा गांव में मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस भारतीय सेना ने मिलकर आतंकियों से मुकाबला किया। 2 AK राइफल, 1 पिस्टल और युद्ध के दूसरे सामान बरामद हुए हैं। और भारत ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों को दूर करने के लिए अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के साथ गठजोड़ किया है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियां मुहैया कराने संबंधी ऑकस समूह के खिलाफ IAEA में अपने मसौदा प्रस्ताव को इस मामले पर भारत के उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण के बाद वापस ले लिया है। चीन ने 26 सितंबर से 30 सितंबर तक वियना में हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के आम सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कराने की कोशिश की। आपको बता दें कि ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका की सुरक्षा साझेदारी की पिछले साल सितंबर में घोषणा की गई थी। इस पर चीन ने तर्क दिया कि यह पहला परमाणु अप्रसार संधि के तहत उनकी जिम्मेदारियों का उल्लंघन है। चीन ने इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की भूमिका की भी आलोचना की। भारत ने IAEA द्वारा तकनीकी मूल्यांकन की सुदृढ़ता को पहचानते हुए इस मामले में एक वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाया।
वियना में भारतीय मिशन ने इस संबंध में कई IAEA सदस्य देशों के साथ मिलकर काम किया। भारत की कुशल और प्रभावशाली कूटनीति की IAEA के सदस्य देशों, विशेष रूप से ऑकस सदस्यों ने सराहना की। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC में पेश किए गए निंदा प्रस्ताव पर मतदान से भारत दूर रहा, जिसमें रूस के अवैध जनमत संग्रह की निंदा की गई है। यह प्रस्ताव अमेरिका और अल्बानिया की तरफ से पेश किया गया था। इस प्रस्ताव के समर्थन में 10 देशों ने मतदान किया, जबकि 4 देश मतदान में शामिल नहीं हुए। इनमें भारत और चीन भी शामिल रहे। वहीं इस पूरे मुद्दे पर नाटो प्रमुख की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बयान जारी करते हुए यूक्रेन के 4 हिस्सों के रूस के अवैध और नाजायज कब्जे को सिरे से खारिज कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जरिए शुक्रवार को यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों को रूस में शामिल करने के लिए संधियों पर हस्ताक्षर करने के बाद अमेरिका ने अपने सेंट्रल बैंक गवर्नर और सुरक्षा परिषद के सदस्यों के परिवारों सहित 1000 से अधिक रूसी लोगों और फर्मों को बैन के लिए मंजूरी दे दी। पुतिन के कार्यों के बारे में बोलते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पुतिन कोई गलती न करें क्योंकि इन कार्यों की कोई वैधता नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने रूस की विधायिका के सैकड़ों सदस्यों, वित्तीय और सैन्य बुनियादी ढांचे के नेताओं और आपूर्तिकर्ताओं को प्रतिबंधों के लिए नामित किया है। वहीं वाणिज्य विभाग ने अपने निर्यात नियंत्रण उल्लंघनकर्ताओं की सूची में 57 कंपनियों को जोड़ा और विदेश विभाग ने अपने वीजा प्रतिबंध सूची में 900 से अधिक लोगों को जोड़ा है। I want to also speak to Mr. Putin's remarks this morning. You know, America and its allies are not going, let me emphasize it, are not going to be intimidated, by Putin and his reckless words and threats. He's not going to scare us and he doesn't or intimidate us. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनका देश नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए तुरंत आवेदन प्रस्तुत कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो मैसेज जारी करते हुए कहा कि हम नाटो में त्वरित परिग्रहण के लिए यूक्रेन के आवेदन पर हस्ताक्षर करके अपना निर्णायक कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें कि उसके बाद ज़ेलेंस्की यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल, यूक्रेनी संसद के अध्यक्ष वेरखोनवा राडा ने आवेदन पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेनी नेता ने इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया कि कीव रूस के साथ तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सत्ता में है। हम नए राष्ट्रपति के साथ बातचीत करेंगे। उन्होंने संसद सदस्यों से यूक्रेन में सभी रूसी संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण पर एक कानून पारित करने का भी आह्वान किया। यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक कार बाजार में रूस ने मिसाइल हमला किया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 88 लोग घायल हो गए। जापोरिजिया के गवर्नर के मुताबिक यह हमला इतना शक्तिशाली था कि कंक्रीट की सड़क पर कई फुट गहरा गड्ढा बन गया और धमाके का असर से कारों की खिड़कियां तक उड़ गई। रूस ने 3 S-300 मिसाइलों से टारगेट किया। बुर्किना फासो में एक बार फिर तख्ता पलट हो गया है। यहां की सेना के 1 दर्जन से अधिक सदस्यों ने शुक्रवार को देर रात सरकारी टेलीविजन पर कब्जा कर लिया। देश में फरवरी में ही पहले ही सैन्य तख्ता पलट के जरिए राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया था और राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल रहे लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सैंडाओगो डिमीबा का अभी कुछ पता नहीं है। यह अभी तक पता नहीं चल पाया है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल हेनरी सेंडाउगा डामिबा पश्चिम अफ्रीकी देश में थे भी या नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर सरकार ने एक बयान जारी कर लोगों से शांत रहने का आग्रह किया है। उत्तर कोरिया ने अपने पूर्वी जल की ओर 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरियाई और जापानी अधिकारियों ने कहा कि यह इस हफ्ते हथियारों का चौथा दौर है, जिसे उसके प्रतिद्वंद्वियों के बीच सैन्य अभ्यास की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है। दक्षिण कोरिया की सेना ने एक बयान में कहा कि उसने अपने राजधानी क्षेत्र से आज सुबह 2 उत्तर कोरियाई मिसाइलों के प्रक्षेपण का पता लगाया। दक्षिण कोरिया ने अपने निगरानी मुद्रा को मजबूत किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ निकट समन्वय में सैन्य तैयारियां बनाए रखने की बात कही है।
जापान के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उसने उत्तर कोरिया द्वारा लॉन्च की गई बैलिस्टिक मिसाइल को भी देखा। जापान के उप रक्षा मंत्री तोशिरो इनो ने कहा कि उत्तर कोरिया की बार-बार मिसाइल फायरिंग एक तरफा और लगातार बढ़ती उकसावा की ओर इशारा कर रही है। और अब बात करते हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की। बांग्लादेश में आज से महिलाओं की एशिया कप T20 टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। आज से 2 मुकाबले खेले जा रहे हैं। पहला मुकाबला थाईलैंड और बांग्लादेश महिला टीम के बीच खेला जा रहा है, लेकिन जिस मुकाबले में सबकी निगाहें रहेंगी वो मुकाबला भारत और श्रीलंका की महिला टीम के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोपहर 1 बजे से शुरू होगा। इंग्लैंड को उन्हीं की सरजमी पर T20 सीरीज में 3-0 से हराने के बाद भारतीय महिला टीम का आत्मविश्वास शिखर पर होगा। ऐसे में वो एशिया कप की शुरुआत जीत से कर शानदार आगाज करना चाहेंगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच रविवार 2 अक्टूबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मैच शानदार अंदाज में जीतने वाली टीम इंडिया इस सीरीज में 1-0 की बढ़त के साथ मैदान पर उतरेगी। ऐसे में उसकी कोशिश गुवाहाटी में मैच जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त बनाने की होगी। वहीं साउथ अफ्रीकी टीम भी सीरीज में वापसी की कोई कमी नहीं छोड़ेगी। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शाम 7 बजे से शुरू होगा। और देश भर में नवरात्रि की धूम है। नवरात्रि के मौके पर गुजरात में खास रौनक नजर आती है। गरबा नृत्य के एक खास वीडियो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा किया है। खुशियों अनेरी लावी रे, आवी मेट्रो आवी रे, जो अमदावादी जिंदगी में झड़प लावी रे, जो अमदावादी अमदावाद में मेट्रो आवी रे, जो अमदावादी मोदी जी नी मेट्रो आवी रे, ओ अमदावादी मेट्रो आ क्या क्या जाश रे ओ अमदावादी, नरोड़ा थी नारणपुरा जाश रे ओ अमदावादी, वटवा थी वाड़ च जाश रे ओ अमदावादी, पालड़ी थी साबरमती जाश रे ओ अमदावादी, अमदावादी झटपट टिकट पड़श रे हो अमदावादी, मेट्रो बधाने पड़श रे हो अमदावादी, जा जाऊ त्या लईने जाशे रे हो अमदावादी, मोदी जी नी मेट्रो आवी रे जो अमदावादी, मोदी जी नी मेट्रो आवी रे जो अमदावादी। ये भारत की खूबसूरत सांस्कृतिक झलक हम सभी ने देखी और इसी के साथ टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं आज के दिन यानी कि 1 अक्टूबर की तारीख से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। नमस्कार। जब जब देश में सांप्रदायिक सौहार्द की बात की जाएगी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हमेशा याद किए जाएंगे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1 अक्टूबर साल 1979 में वीर चंद्र गढ़वाली का निधन हुआ। दरअसल साल 1930 को पेशावर में अंग्रेजों ने निहत्थे प्रदर्शनकारी पठानों पर गोली चलाने का हुक्म दिया था। उस वक्त वीर चंद्र भारतीय ब्रिटिश सैनिक के रूप में रॉयल गढ़वाल राइफल्स में पेशावर में तैनात थे। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम भेद करके गढ़वाली सैनिकों के हाथों पठानों को मरवाना चाहते थे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया, जिसके लिए उन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा सुनाई, जिसे बाद में कैद की सजा में बदल दिया गया। इस घटना ने उन्हें पेशावर कांड के नायक के रूप में ख्याति प्रदान की। जून 2002 को उनकी स्मृति में उत्तराखंड में आधिकारिक स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड की प्रथम स्वरोजगार योजना वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई। 1 अक्टूबर साल 1847 को डॉक्टर एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ। जिस देश ने भारत पर हुकूमत की, वहीं की नागरिक होने के बावजूद एनी बेसेंट ने भारत से प्रेम किया। उनके जीवन का लक्ष्य था हिंदू समाज और उसकी आध्यात्मिकता में आई हुई विकृतियों को दूर करना। वे भारत को ही अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि समझती थीं।
उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जीवन भर एनी बेसेंट ने कर्म को अपना मूल मंत्र माना।